बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की जिसमें हमने देखा क्या आपके क्वेश्चन के अंदर यूनिट 2 से पीरियड लिखा था। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी, इसलिए स्टार्टिंग में कर रही हूँ कि यूनिट 2 से पीरियड लिखा था। इसका ये मतलब होता है कि आपके पास होती है 3 डायमेंशनल स्फीयर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। इसको हम लिखते हैं यूनिट 2 स्फीयर है क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो 0 होता है। और मतलब कि आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो r, थीटा और फाई होते हैं। और इसका ये जो r वेक्टर होता है ना, ये 0 होता है, जिसकी वजह से आपके पास इसको 2D लिखा जाता है। तो आपको एग्जाम्पल तो अच्छे से समझ आ गई होगी। इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन करना था। अब मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर द मेट्रिक ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपके पास ये मेट्रिक डिफाइन है। आप जब भी जो भी आपके पास मेट्रिक डिफाइन हो, आप उसको सबसे पहले क्या करें, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट 1 है और इसके रिमेनिंग जो है वो 0 होंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे x1 है तो आप इसके डायगोनल में x1 लिख लें। इसके रिमेनिंग कंपोनेंट भी क्या है, 0 है। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो x1 साइन x2 है। ये x1 है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास x की पावर 1 है, x1 एक टर्म है। अब x1 साइन x2 आपने यहाँ पे देख लेना है कि हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम है, मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद आपको पता है ये G11 होता है, ये G22, ये G33 होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास 3 कंपोनेंट है। देखें यहाँ पे 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, x1, x2 और x3। ठीक है, x1 x2 आपके पास यहाँ भी x1 है, x1 है, x1 है और यहाँ भी x2 है। मतलब आप 2 टर्म्स ही लेकर चले अगर, तो इसका मतलब है x1 x2 और x3 अगर हम यहाँ x1 x2 ही लेकर चलें तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने x1 को या हर जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगी, सबसे पहले आपने उसकी मैट्रिक्स लिखनी है। मैट्रिक्स लिखने के बाद इस मैट्रिक्स को आप क्या कहते थे, GIJ क्रिस्टोफर सैम्पल, अगर आपने अच्छे से समझे है ना। और ये जो IJ होते थे ये लोअर इंडिसेस में वैल्यू को x2 प्लेस। अब आपने x1 को कहा कि वो 1 प्लेस में है, तो मतलब आपने ये जो G22 होता है ना, ये डायग्राम में G11 G12 1 1 3 2 1 2 2 2 3 यहाँ 0 0 जहाँ नहीं वैल्यू लिखी। अब आपने कहा कि G22 की प्लेस जो है वो 1 है। 1 किस तरह से बताया, क्योंकि आपका G22 x1 था और x1 की प्लेस 1 थी, तो ये हो गया। अब ये जो आपने फॉर्म लिखी है इसको देख के आपने क्रिस्टोफर सैम्पल्स बनाने हैं। अब जो सबसे पहला क्रिस्टोफर सैम्पल बनेगा वो 1 को अपर इंडेक्स में ले जाए, 1 2 2। अब बस ये बना। अब आप इसको रोटेट कर लें। अब आप जब रोटेट करेंगे तो आप इस 2 को अपर में ले जाएं। अब जब 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 2 इधर आ गया और ये 1 नीचे शिफ्ट हो गया, तो 2 1 आ गया। और अगर आप गैमा 2 2 2 1 लिख रहे हैं तो मतलब आप अगर आप इसके अंदर इसको लिखते हैं गैमा 2 1 था ना, तो ये सिमेट्रिक होता है। तो आप अगर इसको 1 2 लिख रहे हैं तो भी ये वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। मतलब आपके पास इस G22 के लिए 3 क्रिस्टोफर सैम्पल्स आए हैं। ये 3 क्रिस्टोफर सैम्पल्स ही यहाँ पे फाइंड आउट किए हुए हैं, गैमा 1 2 2 एंड देन आपके पास गैमा 2 1 2 और गैमा 2 2 1। मतलब आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा आप पर कौन से क्रिस्टोफर सैम्पल इसके लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो हमने G33 वैल्यू पर आए। अब G33 मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ ताकि मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। अच्छा जी, अब देखें G33 के अंदर आपके पास x1 भी है और x2 भी है। अब x1 साइन x2 है, तो सबसे पहले तो मैं इधर लिखती हूँ ना G33, और G33 के अंदर x1 भी है। मतलब आपने एक दफ़ा G33 को लेना है विद रिस्पेक्ट टू 1 और दूसरी दफ़ा आपने G33 को लेना है विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, अगर तो आपको पहली वाली बात समझ आ गया ना, तो आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं, x1 भी और x2 भी। तो हम एक दफ़ा G33 का गामा 1 की रिस्पेक्ट से लेंगे क्योंकि x1 की प्लेस 1 है, और यहाँ पे x2 भी आ रहा है, तो G33 को लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 क्योंकि x2 की प्लेस 2 है। अब इसके अलावा क्रिस्टोफर सैम्पल्स लिख लें। सबसे पहले गैमा 133 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बार बार नहीं लिख रही। चलें, अब जो है इसको अगर आप रोटेट कर लेते हैं गैमा 133 को, मतलब आप 3 को इस 3 को ऊपर ले जाते हैं, तो आपके पास गैमा 313 बन जाएगा। और इसी के सिमेट्रिक में 1 3 है, तो आप इसको 3 1 भी लिख सकते हैं। और दूसरा आपके पास G33 गामा 2 आया है, तो मतलब गैमा 2333 इसका फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और फिर इसको रोटेट कर लें, 2 को नीचे ले आए, गैमा 332 फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसका सिमेट्रिक जो है वह 2 3 होगा। ये मतलब आपको इस मैट्रिक से देख के पता चल गया कि आपने कौन से क्रिस्टोफर सैम्पल्स फाइंड आउट करने हैं। आप क्रिस्टोफर सैम्पल्स सारे फाइंड आउट कर लिए। क्रिस्टोफर सैम्पल्स के लिए आपने वो फार्मूला लगाना है GIR/2 - GJ गामा
आर जी की आर कामा जे जी आर जे कामा के फार्मूला लगाएंगे। अब आपने जो मैंने आपको क्रिस्टोफल सैम्पल्स बहुत अच्छे से बताए थे पहले, आप वो जाके वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको सारे क्रिस्टोफल सैम्पल्स फाइंड आउट करने का बताया है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वो वीडियो है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब आपको पता लगाना है कि आपके पास क्रिस्टोफल सैम्पल्स जो है वो आ गए हैं। लेकिन कितने क्रिस्टोफल सैम्पल्स आए हैं आपके पास, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको भी काउंट कर लेते हैं, 8 आए हैं। अब आपको पता लगाना है कि आपके पास कितने रीमान टेंसर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट को देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि आपके पास टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी है, और उन टाइप से हम पता लगा सकते हैं। यहाँ आपके पास वो तो टाइप थी, एक डायरेक्ट फार्मूला भी था इसके लिए, n² इंटू n² माइनस 1/12, उससे आप पता लगाते हैं कि आपके पास कितने रीमान टेंसर एग्जिस्ट करते हैं। अब n आपके पास क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशनल होता है, तो मतलब आपके पास n क्या है, 3 है। 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8 और 12, मतलब आपके पास कितने रीमान टेंसर एग्जिस्ट करते हैं, 6 रीमान टेंसर इस d² इस मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको पता लगाना है कि कौन से रीमान टेंसर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्रिस्टोफल सैम्पल्स को ही देख के अपने रीमान टेंसर देखते हैं। सबसे पहले आपके पास था, जैसे ये वाली वैल्यू थी आर गैमा 1 2 2 2, तो इसी को देख के आप अपना बनाएंगे रीमान टेंसर। मतलब अगर आप इसको 2 1 2 अगर आप इसकी फॉर्म लिखते हैं, मैं अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ओवर एलेबोरेट करने की कोशिश करूँ आपके साथ, तो एक सेकेंड। ओके, अब आपने क्या करना है, इसकी क्रिस्टोफल सैम्पल्स बनाने हैं। क्रिस्टोफल सैम्पल्स हम किस तरह से बनाएंगे, गैमा 1 2 2 लिखा हुआ है, तो आपने इसको रोटेट कर लेना है, या आप इसको इजी वे में लेकर चलें तो आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 1 2 लिखा है, तो आप इसको लिखें 2 1 2, और आपने इसका रीमान टेंसर बनाना है। अब आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे डमी नहीं है, वो हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट में लिख लेंगे, मतलब आपके पास एक रीमान टेंसर आ गया। सिमिलरली आप इस पर जब आएंगे तो 1 3 3 लिखा है, तो आप इसको लिख लें, जैसे हम यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं 3 1 3 फॉर्म को, तो जो वैल्यू यहाँ पे डमी नहीं है वो इसके स्टार्टिंग में आ जाएगी। आपके पास एक ये वाला रीमान टेंसर आ गया R1313। अब आप इस वैल्यू पे आ जाए 2 3 2 3 है, तो मतलब आपके पास 2, आप R इसका किस तरह से लिखेंगे, 3 2 3 ऐसे ही लिख लें, और जो वैल्यू डमी नहीं है वो इसके स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो आपके पास इसका क्रिस्टोफल सैम्पल रीमान टेंसर आ जाएगा। ओके, ये वाली वैल्यू आ गया आपके पास। सिमिलरली आप बाकी वैल्यूज़ भी इसी तरह से देख के लिख सकते हैं कि आपने बाकी किस तरह से वैल्यूज़ को जो है वो एक्सपेंड वैल्यूज़ को क्रिस्टोफल सैम्पल्स को देख के रीमान टेंसर्स लिखने हैं, और इससे आप अपने टाइप्स का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। हमने टाइप्स भी देखे थे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, और टाइप ए से निकाल लेंगे टाइप ए के लिए कितने क्रिस्टोफल सैम्पल एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करें और आपके पास टाइप ए आ जाएगी, टाइप बी आ जाएगी, टाइप सी आ जाएगी। ये है आपके पास रीमानियन टेंसर का फार्मूला जो कि हमने ड्राइव किया था, RIJKS। अब आपके पास जो S है वो 1 है, IJK जो है वो 2 1 2 है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे R1 2 1 2, और आप इस फार्मूले के अंदर उसी रिस्पेक्ट से वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले पार्शियल गैमा S की जगह पे आप लिखेंगे 1, IK की जगह पे लिखेंगे I2 है, K भी 2 है, तो गैमा 1 2 2, आपके पास देखें आपके पास यहाँ पे गैमा 1 2 2 लिखा। अब जो नीचे वैल्यू है वो है आपके पास पार्शियल एक्स जे, तो जे क्या है 1 है, तो पार्शियल x1 नीचे लिखा है। सिमिलरली जो आपके पास नेक्स्ट है वो है माइनस पार्शियल गैमा एस की जगह 1 लिखें, और आई जे की जगह पे हम लिखेंगे 2 1, तो पार्शियल गैमा 1 2 1 आप यहाँ पे लिख लिया, एंड देन नीचे आपके पास पार्शियल एक्स की है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाएंगे वैसे। अब जो आपके पास यहाँ भी आर है ना, इसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ दें। अब ये आर इसको ऐसे ही रहने देंगे, जब आप आर को हमने ऐसे ही रहने दिया, आई के की जगह पे हमने लिखा 2 2, गैमा 2 2 हो गया, और ये वाला एस की जगह लिखा 1, और यहाँ पे जे की जगह पे लिखा 1। जब आपने इन वैल्यूज को इस तरह से लिख लिया, अब देखें गैमा 2 2 और गैमा 1 1। सिमिलरली इस वाली वैल्यूज के अंदर भी आपने इन वैल्यूज को पुट करना है, गैमा आर एज इट इज, आई जे की जगह पे 2 1 लिखा, और आर एज इट इज, और एस के की जगह पे 1 और 2 लिखा। ये वैल्यूज इस तरह से आ गई है। अब आपने पता लगाना है कि हमने यहाँ पे आर की कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। देखें गैमा 1 2 2 तो हमने सॉल्व किया है अपने क्वेश्चन के अंदर, ऊपर आपको क्वेश्चन में दिखाया उन्होंने कि ये गैमा 1 2 2 है इस मुद्दे के लिए। गैमा 1 2 1 भी हमने पास आप गैमा 1 2 1 नहीं सॉल्व किया। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम आर का पता लगाते हैं कि हमने आर क्या पुट करना है। बस क्रिस्टोफल सैम्पल्स रीमन थे जो कि हमने देखे कि हमने किस तरह से निकालने हैं। अब आपके पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई है, आपके पास यहाँ लिखा है 2 2, गैमा के लोअर इंडिसेस में लिखा है 2 2। आप अपने क्रिस्टोफल सैम्पल्स में जाके देखेंगे कोई ऐसा क्रिस्टोफल सैम्पल है जिसके नीचे 2 2 लिखा हुआ हो, तो देखें ये वाला क्रिस्टोफल सैम्पल जिसके इस प्लेस पे, ये दोनों प्लेसेस सेम है ना, इसकी ये लोअर इंडिसेस, ये वाली इस लोअर इंडिसेस वाली स्पेस,
प्लेस, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आप देखें कि इसके अपर में कौन सी वैल्यू लिखी है, 1 लिखा है, तो मतलब आपने इस r की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। आप जब आप यहाँ r1 पुट करें तो आप यहाँ भी r क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब गैमा 1 2 2 तो हमने सॉल्व किया, लेकिन गैमा 1 1 तो कोई भी सॉल्व नहीं किया। अब एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपके पास वैल्यूज सेम हो जाती है ना इस गैमा के अंदर, तो आपके पास जो है ये इटसेल्फ 0 हो जाता है। ये आपका ट्रिक है। अगर आप इसको ना भी देखें कि आपने कौन से क्रिस्टल सैंपल देखे हैं, तो आपका ये वैल्यू इटसेल्फ 0 हो जाती है। देखिए यहाँ पे भी ये 2 सेम हो गए हैं, तो आपके पास इटसेल्फ क्रिस्टल सैंपल क्या होगा, 0 होगा। अगर आप ना भी जाके ढूंढें कि आपने कौन से क्रिस्टल सैंपल्स फाइंड आउट किए हैं। आप इस पे आए, आप देखें आपने कौन सा ऐसा क्रिस्टल सैंपल है जिसके लोअर इंडिसेस में 2 1 आया और आपने सॉल्व किया हुआ, तो ये वाला क्रिस्टल सैंपल जिसके लोअर इंडिसेस में 2 1 है, आपने सॉल्व किया है और इसके अपर में 2 वैल्यू पड़ी है, मतलब आप यहाँ पे r में क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और यहाँ पे भी r में क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। गैमा 2 2 1 भी हमने सॉल्व किया, गैमा 1 2 2 भी सॉल्व किया। गैमा 2 2 1 की वैल्यू जो है वो 1 ओवर आ रही है, देख लेते हैं। गैमा 2 2 1 की वैल्यू 1 ओवर आ रहा है और गैमा 1 2 2 की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, वो वैल्यू लिख ली। और ये जो फर्स्ट वैल्यू आ गया इस पे आई, ये तो 0 हो गई और इस वाली पे आई, तो इसके लिए वैल्यू है वो आई थी नेगेटिव r, और नीचे लिखा हुआ है पार्शियल x1। x1 का क्या मतलब था, x1 अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 का मतलब होता है r, x2 का मतलब होता है थीटा, x3 का मतलब होता है फाई। x1 है तो x1 की हमने 1 का प्लेस 1 दी थी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है r, मतलब हमने इस माइनस r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेना है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव -1 आएगा। इसको कैंसिलेशन करें, r12 का आंसर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपने इसका R1313 फाइंड आउट करना है। उसी तरह से हम फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे, S1 है और IJ के आपका 313 है। इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे रिमेनिंग, आपके पास S1 IJ की जगह पे 3 पुट करें तो पार्शियल 133, तो देखें पार्शियल 133 और पार्शियल x1 कैसे नीचे आया, xj था, तो j की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, तो पार्शियल x1 हो गया। अब पार्शियल गैमा 133 जो आपके पास क्रिस्टल सैंपल 133 है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेना है, तो आपके पास जो x1 गैमा 133 है वो चेक कर लें। आपके पास जो गैमा 133 क्वेश्चन में गिवन है वो कौन सा वाला है, तो गैमा 133 की वैल्यू ये है। अब आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेना है, तो x1 का मतलब है r की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो r की रिस्पेक्ट से लेंगे तो r 1 हो जाएगा, माइनस साइन के थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दी। अब इसी तरह से पार्शियल गैमा 131 है, आप देख लिए 131 अगर आपने सॉल्व किया है तो ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आपके पास अगर ये 2 कंपोनेंट सेम हो जाते हैं तो ये क्रिस्टल सैंपल इटसेल्फ जो है वो गैमा 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये आए 33 गैमा है, आप देख लें आपके पास कौन सा वाला ऐसा क्रिस्टल सैंपल है जिसके अपर में 33 लोअर इंडिसेस में 33 वैल्यू आ रही है, तो देख लेते हैं सबसे पहले। अब आपके पास लोअर इंडिसेस में क्या वैल्यू है, 33 है, ये वाला क्रिस्टल सैंपल है और इसके अपर में क्या वैल्यू पड़ी है, 2 वैल्यू पड़ी है, तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे भी आप r2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी आप r2 पुट करेंगे। आप ये वाला क्रिस्टल सैंपल भी क्वेश्चन में देख लें। अब आपके पास जो क्रिस्टल सैंपल गिवन है ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरी 0। अब आपके पास ये वाला क्रिस्टल सैंपल के लिए आपके पास r3 बनता है, यहाँ पे भी आप r3 पुट करेंगे। आपके पास जो वैल्यूज गैमा 313 की और 133 की गिवन है वो वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास इस रीमान टेंसर का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। हमने देखा था कि हमारे पास इसके लिए जो टोटल नॉन जीरो रीमान टेंसर्स आते हैं वो 6 आते हैं। अब ये जो 6 रीमान टेंसर्स हैं, अभी तक हमने जो रीमान टेंसर फाइंड आउट किए हैं वो 2 किए हैं, अभी हमारे 4 रिमेनिंग रीमान टेंसर्स रहते हैं। लेकिन जो अगर आप 4 रिमेनिंग रीमान टेंसर्स की तरफ आते हैं तो आपका जो ये जो 4 रिमेनिंग रीमान टेंसर्स हैं इनकी वैल्यू 0 आती है। अगर तो आप चेक करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इन रीमान टेंसर्स की जो वैल्यूज हैं वो क्या आती हैं, 0 आती हैं, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। सो देयर RIJKL इज 0 फॉर ऑल IJKL, ठीक है। तो ये था आपके पास रीमान टेंसर। होप सो आपको इसकी एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी एग्जांपल समझ नहीं आती तो इसको मैंने बहुत डिटेल से एक क्वेश्चन है इसका डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वाला क्वेश्चन जाके देखें। होप सो आपको उस क्वेश्चन की डिटेल अच्छे से समझ आएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।